हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी हम यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टर्म्स। मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उन ऑप्शंस को इन क्वेश्चंस में फिट करना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। देखते हैं टर्म्स क्या क्या दिया है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, एसिडिक, वेट, न्यूट्रल, शेप। अब क्वेश्चंस देखते हैं। ए, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द एयर। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर ऑफ द एयर। मतलब एयर की जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर होल्ड करने की, वो एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देन क्वेश्चन नंबर बी, वाटर डज नॉट हैव अ डैश बट हैज़ डेफिनेट डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा वाटर डज नॉट हैव अ शेप बट हैज़ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। मतलब जो पानी होता है, पानी का कोई शेप नहीं होता है, पर मास होता है उसका, वॉल्यूम होता है उसका। Then C, while freezing, the dash of water is lowered. So, while freezing, the density of water is lowered. मतलब जब पानी को हम फ्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। Then D, dash soil has pH 7. तो इसका आंसर होगा न्यूट्रल सॉइल हैज़ pH 7। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाई इज़ इट सेड दैट, ऐसा क्यों कहा गया है। ए, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस होता है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एज इट इज़ primarily made up of nitrogen and oxygen. Its elements are not readily separated or distinguished from one another. Homogeneous मतलब क्या होता है, सेम, कि सारे गैसेस लगभग एक दूसरे से सिमिलर हैं, ऐसा मिक्सचर है। तो एयर ऐसा मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि मेनली एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। इसके एयर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम आसानी से सेपरेट या फिर अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। देन बी, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा क्यों कहा गया है। वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट एज इट कैन बी डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस इन इट, देयरफॉर वाटर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सबसे मिल जाती है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा ही है कि वाटर हर चीज़ में मिल जाता है, हर सब्सटेंस से मिल जाता है, इसीलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। then क्वेश्चन नंबर सी है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। सी, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पजेज बिकॉज इट डिज़ोल्व्स एवरीथिंग दैट इज़ एडेड टू इट। मतलब पानी के अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। मतलब पानी की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हर चीज़ में ऐड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। आप उसमें फ़िनाइल मिला दो, आप उसमें सर्फ मिला दो, साबुन मिला दो, जो भी मिला दो। द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। द वाटर dissolves all the dirt present in our clothes, the reason why we soak our clothes in detergent and water prior to washing. अब क्या होता है, जो पानी होता है उसमें जब हम अपने गंदे कपड़े डालते हैं और उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं धोने से पहले, तो क्या करता है, वाटर सारी गंदगी को सोक कर लेता है। ऑल्सो वाटर हैज़ अ न्यूट्रल pH विच मीन्स इट डज नॉट हार्म द ऑब्जेक्ट विच हैज़ टू बी क्लीन एंड डज नॉट अफेक्ट द स्किन। और क्या होता है, वाटर का न्यूट्रल pH होता है। न्यूट्रल pH मतलब क्या होता है कि वाटर ना ही एसिडिक होता है, एसिड होता है, ना ही वाटर बेस होता है। इस कारण से वाटर ना स्किन को हार्म करता है, ना किसी ऑब्जेक्ट को हार्म करता है। इसीलिए वाटर का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल हैपन इफ ए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज। मतलब हमारे एयर में जितना वाटर वेपर है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी।
अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है यही बताता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना ह्यूमिड है। एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज सो डज द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होते जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वैसे वैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाती है। हायर ह्यूमिडिटी लेवल result in excessive sweating and this sweat does not dry quickly leaving us feeling hot and sticky। और अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जैसे कि आप फील करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौसम होते हैं जैसे कि बारिश होती है, उस समय बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि हमें बहुत स्टिकी फील होता है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत गर्मी लगती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी अगर वाटर वेपर बढ़ गया। देन बी, ओनली वन क्रॉप इज़ ग्रोन रिपीटेडली। अगर एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो किया जाए तो क्या होगा? If only one crop is grown repeatedly in the soil, it loses its fertility and gets devoid of nutrients। अगर एक सॉइल में या एक फार्म में एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो किया जाए तो उस सॉइल की फर्टिलिटी नहीं रहेगी और कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं बचेंगे। For this reason, crop rotation is an important procedure so that the fertility of the soil is retained and there is no loss of nutrients। इसीलिए क्रॉप रोटेशन, जो अलग अलग क्रॉप्स हर बार एक फार्म में ग्रो किए जाते हैं, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उस सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ wheat, the fertility of soil decreases and thus leguminous crops like peanuts, मूंग्स etc. are cultivated after its harvest। अब क्या होता है, जैसे वीट का कल्टीवेशन किया गया सॉइल में तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर जैसे पीनट, मूंग जैसे क्रॉप्स को किया तो फिर से उसकी फर्टिलिटी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप्स रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा है विथ होम शुड आई पेयर अप, मतलब हमें मैच द फॉलोइंग दिया, तो इसके तो हम सीधा सीधा आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है एयर, एयर का आंसर होगा बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकंड दिया है वाटर, वाटर का आंसर होगा एक्सक्रीशन। थर्ड दिया है सॉइल, सॉइल का आंसर होगा प्लास्टिसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो ए है सैंडी सॉइल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, तो ये फॉल्स है क्लियरली। हम नॉर्मल आंसर ही देखते जाते हैं। सी वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फॉल्स है। द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, ट्रू है जैसे कि वाटर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। तो वैसे तो आपको अपने वर्ड्स में पिक्चर एक्सप्लेन करनी है, पर मैं आपको थोड़ा हेल्प करने के बेसिस से आंसर बता देती हूँ। इमेज ए रिप्रेजेंट अ crevice or crack which is filled with water, whereas image B represent a crevice which has ice। मतलब इमेज A में जो क्रैक दिख रहा है उसमें पानी है और दूसरे B में आइस है। It is evident from both the images that in image B the width of the crevice increases as the water in the crevice freezes। तो B में हम क्या देख सकते हैं कि जो क्रैक है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है जैसे जैसे वाटर जो फ्रीज़ है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग। और ये पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे फ्रीज़ कर दिया जाए तो वो फैलते जाता है। दिस एक्सपेंशन इन वाटर आफ्टर फ्रीजिंग रिजल्ट इन द वाइडनिंग ऑफ द क्रैक इन इमेज बी। और इसीलिए इमेज बी का जो क्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो आइस है और आइस में जब आइस के फॉर्म में जब वाटर रहता है तो वो एक्सपेंड होता जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हाउ इज़ लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। तो इसका आंसर देखते हैं। स्कैटरिंग इज़ द phenomenon of change in direction of light rays when they travel through the earth surface। स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है ये क्या होता है कि लाइट रेज की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्मोक, डस्ट एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स। एज द रेस ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस पार्टिकल्स दिस रेस आर स्प्रेड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो आप सिंपल समझ लीजिए एयर में बहुत सारी अलग अलग गैसेज हैं और अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। इन सब्सटेंसेज में जब लाइट रे फॉल करती है तो लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होता है, वो स्प्रेड होती है या स्कैटर होती है सब डायरेक्शन में, और ये नेचुरल फेनोमेना है, ये रोज़ होता है। देन बी है क्वेश्चन नंबर बी एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
मैं आपको ये स्मॉल पॉइंट्स में समझा देती हूँ। आप जब आंसर लिखे तो आप यहाँ से देख के कम्प्लीटली आंसर्स लिख सकते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, कोई स्मेल नहीं होती। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 760 ऑफ Hg प्रेशर तक होता है। देन जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज़ हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक एट 760 ऑफ Hg प्रेशर। उसके बाद स्टेट ऑफ वाटर होता है, तो क्या होता है कि जब उसे हीट किया जाए तो वो कूल हो जाएगा। ऑन हीटिंग द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड सॉरी या तो उसे हीट किया जा सकता है या तो उसे कूल किया जा सकता है। जब उसे हीट किया जाएगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में या फिर ज़्यादा हीट होने के बाद गैशियस फॉर्म में आ जाएगा, और कूल करने पे वो आइस के फॉर्म में आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर का जो pH होता है, मैंने आपको बताया वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है। वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। आप किसी भी चीज़ से पानी को मिलाओ, पानी एक बार में मिल जाएगा। देन सी है, वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ रेन वाटर। क्यों सी वाटर की डेंसिटी रेन वाटर से ज़्यादा होती है? Sea water has more density than rain water because it contains salt ions. These salt ions make the sea water heavier, which means the mass of the water increases due to presence of salt ions. तो इसका सिंपल से आंसर है क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट आयंस होते हैं, और सॉल्ट आयंस क्या करते हैं, उसको हेवियर बना देता है, जिस कारण से उसका मास इंक्रीज़ हो जाता है। From the relation density is equals to mass upon volume, we can say that mass of an object increases, its density also increases. तो क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए सी वाटर की डेंसिटी रेन वाटर से ज़्यादा होती है। देन डी है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो पहले हमने समझाया सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये चीज़ आप हमारा वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप वो वीडियो देख के ये समझ लीजिए कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको खुद ही पता होगा सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको बताती हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है इट हैज़ गुड वाटर ड्रेनेज दैट दस रूट्स ग्रो वेल। नाउ ई क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या अलग अलग यूजेस होते हैं। तो हमने एक टेबल का फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको बताया है सॉइल के वेरियस यूजेस। अब जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल टाइप होता है वो लार्ज होता है। क्लेई सॉइल का क्या होता है, फाइन और स्मॉल होता है। और लोमी स्लिट होता है मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। सो सैंडी सॉइल के फंक्शन होते हैं लूजली पैक्ड विथ लार्ज एयर स्पेस, वाटर सोक्ड इनटू इट ईजली। इसके बाद सैंडी सॉइल के बाद लोमी सॉइल के फंक्शंस ये हैं, टाइटली पैक्ड विथ नो एयर स्पेसेस, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ हैवी एंड होल्ड्स मोर वाटर। उसके बाद दिया है स्लिट सॉइल। स्लिट सॉइल के क्या फंक्शन होते हैं, होल्ड्स वाटर एंड कंटेन्स ह्यूमस। देन क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स। हमें सिंपल से बताना है कि सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉइल टेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, की सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, ये सॉइल टेस्टिंग से ही पता चलता है। अ सैम्पल ऑफ सॉइल इज टेकन एंड इज टेस्टेड फॉर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल pH एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल practices as it helps us in determining which crops can be grown in which region। तो बेसिकली सॉइल टेस्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ये बताता है कि कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। और वो क्या क्या बताता है डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डिफिशियंसी, ये भी हमें मालूम चल सकता है सॉइल टेस्टिंग से। और फिर हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करके उसकी जो भी डिफिशियंसी है उसे हटा सकते हैं। Now question number G है, what is the importance of air in transmission of sound? So air acts as a medium for transmission of sound. Air क्या करता है, transmission of sound को करने में help करता है। When a sound wave passes through air, the particles of air vibrate back and forth parallel to the direction of the sound wave. Thus, when a sound wave travels in the horizontal direction,
Then the particles of the medium also vibrate back and forth in a horizontal direction. Sun cannot travel without a medium, and thus we cannot listen to sound in this space because of absence of air. सो सिंपल से एयर क्या करता है, साउंड को पास होने में हेल्प करता है, उनके वेव्स को पास होने में हेल्प करता है। और कोई भी ऐसी जगह जहाँ एयर नहीं है वहाँ पे हम कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकते हैं।